गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कुछ यहाँ सीरीज है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, और ये जो एम्पियर है ये विद्युत धारा का मात्रक है। कैंडेला ज्योति फ्लस्क का मात्रक है। और एक तो आपको भी मेहनत करना है, कैलोरी आपको बताना है किसका मात्रक है। निम्न में किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं, बताइए। यहां पर कौन से समूह, संवेग, त्वरण, बल, ये तो सदिश हैं सारी की सारी। विस्थापन भी सदिश है, भार भी सदिश है, और विद्युत धारा भी सदिश है। विद्युत धारा वैसे अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन सदिश राशि है, भार भी सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है? सदिश राशि है। अगर बात किया जाए ऑप्शन की, तो भाई ऑप्शन में उपरोक्त सभी लगाएंगे। लेकिन विद्युत धारा अदिश राशियां हैं, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। लेकिन अब ऑप्शन के चलते हम लोग डी पर टिक करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पर, निम्न में किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। यहाँ बताना है कौन से समूह की सभी राशियां अदिश हैं। तो समय, चाल, द्रव्यमान, ये अदिश राशियां हैं। ताप, दाब, ऊर्जा, ये भी अदिश राशि हैं। आयतन, घनत्व, कार्य, ये भी अदिश राशि है। ये सारी की सारी राशियां अदिश राशि हैं। तो कौन से ऑप्शन पर टिक करेंगे? उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर। शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। अब शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है तो क्यों नहीं जमता है? हिपेरिन, फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। कौन से पिगमेंट की वजह से? हिपेरिन, याद रखिए। आगे, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो कार्य का एसआई मात्रक होता है ये होता है जूल होता है। केल्विन तो ताप का मात्रक है ना। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्लियर है? आगे, एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति को ही हॉर्स पावर कहते हैं। अश्व शक्ति को ही हॉर्स पावर कहते हैं। जो एचपी, एक अश्व शक्ति या एक एचपी बराबर होता है कितने वाट के बराबर होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है 776, 746, 11,000 वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन का 3 नियम है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। F बराबर ma, क्या प्राप्त होता है? F बराबर ma। इसके बाद, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब, बताइए बढ़ता है कि घटता है, अपरिवर्तित रहता है? उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब जो है वो घटता है। हाँ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? तो 8 क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? चलो एक बार आप लोग को बताना है, फटाफट बताना है, रिवीजन कर लो। चलिए, ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन। निम्न में किस समूह की सभी राशियां सदिश राशियां हैं? उपरोक्त सभी। लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि है। कौन से समूह की सभी राशियां अदिश हैं? तो समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सभी अदिश राशि हैं। शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है, हिपेरिन उपस्थित रहता है, इसलिए रक्त नहीं जमता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। और न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से। F बराबर ma, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब, बताइए घटता है कि बढ़ता है? घटता है। क्लियर है? ओके। यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपका। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है,
दूसरा, प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला, प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पकता है और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आपका पहला ही है, क्योंकि क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब जल्दी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब पानी जल्दी उबलने लगता है। जब पानी जल्दी उबलने लगेगा तो भाई खाना भी तो जल्दी पकेगा। तो पहला ऑप्शन है। क्या रीजन है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? अब याद करना ये चीज, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब अगर किसी वस्तु को 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर फेंक दो, वापस वो वस्तु नहीं आने वाली है। क्लियर है? तो यही है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? अगला है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? बताओ, पानी की बूंद जो गोल हो जाती है उसका कारण है पृष्ठ तनाव, है ना? क्या रीजन है? पृष्ठ तनाव। ओके, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है ईसीजी, ये मशीन आती है, ईसीजी मशीन। क्लियर? तो ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? बताइए, ईसीजी का प्रयोग जो है, यहाँ पर ऑप्शन है गुर्दे की खराबी, हृदय की कमजोरी, मस्तिष्क की बीमारी, इनमें से कोई नहीं। हृदय की कमजोरी। तो ईसीजी का प्रयोग किस इलाज के लिए? हृदय की कमजोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम लोग बीपी नपवाने जाते हैं तो एक मशीन लगाते हैं, उससे बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ओके, तो ये आपका 12 क्वेश्चन है। चलिए 8 से 12 पहले 4 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। बताइए आप लोग। क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरा, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना? पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। और ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? हृदय की कमजोरी के लिए किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? बताइए, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी? हाँ, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग है, बताइए ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं? नहीं, जो ध्वनि तरंग होती हैं वो होती अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्लियर है? आगे यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? बताइए, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठोस में, गैस में नहीं, द्रव में नहीं, तीनों में नहीं, बल्कि सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। आगे, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? अभी तक पूछे अनुप्रस्थ तरंग तो ठोस में, है ना? अगर पूछा जाए अनुदैर्ध्य तरंग किस में उत्पन्न की जा सकती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग को ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती है। याद रखो, अनुदैर्ध्य तरंग तीनों में और अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में। नेक्स्ट है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, पहला ऑप्शन। अच्छा, अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा क्यों होता है? तो SO2 प्लस NO2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 प्लस NO2 की वजह से अम्ल वर्षा होती है। आगे देखिए, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है?
अतिचारण, वनोन्मूलन, भूस्खलन, ये सभी। तो मृदा अपरदन का कारण ये सभी है। आगे, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। सी वाला ऑप्शन सही होगा। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। पहले ऑप्शन सही है, क्योंकि ध्वनि का तारत्व जो है अधिक होता है, इसलिए स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है। क्लियर है? चलिए अब एक बार इन सबको रिवीजन करते हैं। रेडी हो ना? चलिए बताइए, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। याद रखिए, अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती है। और अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? हाँ, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। आवृत्त का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्त का मात्रक हर्ट्ज होता है। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? SO2 प्लस NO2 मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। अतिचारण, वनोन्मूलन, भूस्खलन, ये सभी हैं। अच्छा, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, जैसे तुम कहीं पर बोल, प्रतिध्वनि का मतलब वापस जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, तो उसको सुनाने के लिए, सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? मतलब अस्पष्ट अगर ध्वनि आपको अपनी सुननी है तो कितनी दूर पर रहना चाहिए आपको? बताइए, 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर, कितनी दूरी पर आपको रहना चाहिए? 17 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। क्लियर है? आगे, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा होती है एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? बताइए, ऊष्मा का SI मात्रक होता है अभी, अच्छा पहला ऑप्शन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जूल, वाट। तो ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है वो होता है आपका जूल होता है। सेल्सियस तो ताप का है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट। वाट जो है शक्ति का है। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? तो ये तो पता है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए एक बार इसको रिवीजन करिए पहले। हाँ बताइए, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणें। किस तापमान पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? CNG। ओके।